नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे देखिए जाकर, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर आते हैं। सर, बिहार में आखिरकार क्या चल रहा है। बिहार में महागठबंधन एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है कुछ देर बाद, और ऐसे में जो महागठबंधन की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतरती हुई दिख रही थी, अब फिर से वापस वो पटरी पर आती हुई क्या आपको नजर आ रही है, और एनडीए की स्थिति किस तरह से आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस साथ में नहीं आएंगे तो इनके पास में ऑप्शन क्या है? कोई इलाज ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि संगठन जो है ना, आरजेडी के पास में है पूरी 243 सीट्स पे लड़ने के लिए, ना कांग्रेस के पास में है। ठीक है, कुछ सीटों पे कांग्रेस का संगठन बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारी सीटों पे आरजेडी का संगठन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये आपस में सीट शेयरिंग को लेके सर फुटबॉल करते रहेंगे तो इससे सीधा नुकसान जो है ये महागठबंधन या यूपीए को पहुंचा रहे हैं, और भारी फायदा जो है ये एनडीए या बीजेपी या जेडीयू को पहुंचा रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो इनके पास में एक प्लेटफॉर्म पे आने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, बिहार में टोटल 243 असेंबली सीट्स है। 243 में 61 यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 1/4 सीट कांग्रेस को मिला है, जो बुरा नहीं है। और 143 सीट जो है उस पे आरजेडी लड़ रही है, और बाकी सीट दूसरे अलायंस पार्टनर्स के लिए छोड़ी गई है। हालांकि जो सीपीआई, जो इनका तीसरा पार्टनर है महागठबंधन में, उसकी भी 3 सीटों पे ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो सवाल ये है कि भाई, कांग्रेस के पास में उतना सशक्त संगठन है क्या जहां भी ये इलेक्शन लड़ना चाह रहा है? वो सवाल है, कहीं दिल्ली ना हो जाए। दिल्ली में हमने देखा कि क्या हुआ, पूरे 70 की 70 सीट पे कांग्रेस ने लड़वाया, खुद भी हारे, एक भी सीट नहीं निकाल पाए, शून्य में रहे, और आम आदमी पार्टी को भी जो है इन्होंने लंबा कर दिया। तो क्या है, उससे फायदा कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक से निकल गई बाहर। तो इनको सोचना पड़ेगा कि भाई देखिए, केंद्र की और राज्य की राजनीति हमें करनी है, तो उसके बीच में एक हार्मनी रखना जरूरी है। और वो हार्मनी के लिए 2 कदम यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो 3 कदम मेरे पीछे पड़ने की भी जो है तैयारी रहनी चाहिए। ये कांग्रेस के लिए लागू होता है क्योंकि कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है। अगर नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है तो कांग्रेस का ही मुखिया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अगर कोई स्टेट पे थोड़ा बहुत इनको पीछे हटना भी पड़ा तो उससे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। पर जिस हिसाब से जितना बुरा परफॉर्मेंस आरजेडी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किया था, तो मुझे ये लग रहा था कि इतना ज्यादा इनके बीच में सीटों को लेके रस्साकशी होनी नहीं चाहिए, जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें आरजेडी का बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा था। ओके, और इससे ये समझ में आता है कि आरजेडी बहुत सारे जगहों पे जिलों में संगठन के नाम पे बहुत वीक पड़ गई है। हिमांशु जी, ये दुख की बात है कि आज की डेट में चुनाव जो है वो संगठन के नाम पे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बाकी और किसी के पास में भी संगठन नहीं है। जेडीयू आप बोलो तो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रही है, कांग्रेस बोलो तो अभी भी वो राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ रही है। भाई, किसी को पता ही नहीं है बिहार में बड़े लीडर कौन है कांग्रेस के। पप्पू यादव अभी भी आए हुए हैं। फिर आपके अल्लाह वरूजू, जिनको प्रभारी बनाया गया है, उनका तेजस्व जो है, उनका ओजस्व जो है, वो अभी तक कुछ नजर नहीं आया। कन्हैया कुमार खुद 2 बार के हारे हुए शिकारी हैं, अभी वो तीसरी बार क्या कर पाएंगे वो देखना होगा। ठीक है, तो मतलब आप हारे हुए घोड़े पे बार बार दाव नहीं लगा सकते, एक और उनको मौका मिला है। तो और अखिलेश सिंह को इन लोगों ने बाजू लगा दिया, जो इतने साल से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस का बड़ा लीडर है कौन राज्य में? ठीक है, तो ये राहुल गांधी के नाम पे चेहरे पे लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है संगठन स्ट्रांग है, पर वहां पे भी मोदी के ही नाम पे लड़ा जा रहा है। तो दुख ये है कि मुद्दे हो गए हैं गॉन, मुद्दे पीछे हट गए और अब चेहरे जो है वो सामने हो गए। लेकिन मजेदार बात सर ये है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है बिहार में,
ना इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से और ना ही एनडीए की तरफ से चेहरे के तौर पर कि मुख्यमंत्री का हमारा ये फेस होंगे, क्लियर कट कहीं पर भी नहीं है। इधर भी तेजस्वी यादव पर बिल्कुल 100% मुहर नहीं लगी है और उधर नीतीश कुमार पर भी मुहर नहीं लगी है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की तो राजनीति लगभग समाप्त है। यदि बीजेपी ने बहुत अच्छी सीट्स वहां निकाल ली तो नीतीश कुमार के पास में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, या तो वो इतनी सीट निकाल लें कि आरजेडी और कांग्रेस की मदद से फिर से सीएम बन जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी का नाम अनाउंस नहीं। मुझे चिंता जो है वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की तरफ ज्यादा है। ये क्यों नहीं इन्होंने अभी तक तेजस्वी का नाम अनाउंस किया, वो अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको नाम अनाउंस ही करना पड़ेगा। कांग्रेस क्या कर लेगी भाई? कांग्रेस अगर ज्यादा आए बाएं दाएं करेगी तो आरजेडी इंडिया ब्लॉक से अलग हट जाएगा। यूपी में जो चांसेस दिख रहे कि समाजवादी और इनके बीच में हो सकता है, समाजवादी अभी से जो कमर कस लेंगे कि भैया ये कांग्रेसियों के साथ हमको हाथ नहीं मिलाना। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस बहुत ही शिथिलता से काम करती आई है। आप देखिए, जहां पे भी ये बीजेपी से ज्यादा सीट इन्होंने निकाली वहां पे भी सरकार बनाने में इन्होंने देरी कर दी। अब गोवा का एग्जाम्पल है, तो फिर तोड़ फोड़ होगी। तो पता नहीं क्या कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट करते हैं, है भी स्ट्रैटेजिस्ट की नहीं है भगवान जाने। अभी आप देखिए वहां पे कौन पहुंचा है, तो वही अशोक गहलोत जी पहुंचे बिहार में। अब आपने भेजा कृष्णा अल्लावरू को, 6 महीने 1 साल से वो आदमी काम कर रहा है। वो आदमी ने इतना मेस क्रिएट कर दिया कि अब उस मेस को जो है संभालने के लिए आपको जो है पुराने एक लीडर को भेजना पड़ रहा है। तो किस तरीके के लोगों को आप मतलब इतना बड़ा बड़ा दायित्व दे रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दायित्व मिलने के बाद में वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या? अभी अल्लाह जी ने जो मेस क्रिएट किया वहां बिहार में, उसकी सफाई करने के लिए जो है वो अभी आपके गहलोत साहब पहुंचे। तो ये ऐसे नहीं होती है भाई, राजनीति इस तरीके से नहीं होती है। अच्छा, ये जो बड़ा फ्रेंडली फाइट वाला सिस्टम है सर, हाँ, सर ये जो फ्रेंडली फाइट कही जा रही है कि हम तो फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, कई जगह पर मतलब महागठबंधन के साथ ही आपस में टकराने वाले हैं, तो ये जो फ्रेंडली फाइट है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है या फिर कोई स्ट्रेटजी है या फिर क्या है? मतलब ये तो मतलब साफ तौर से दिख रहा है आप आपस में ही लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से क्या लड़ पाएंगे आप? स्ट्रैटेजी तो है ही ना, मूर्खता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ भी। ये फ्रेंडली फाइट, फिर गठबंधन किस बात का? भाई मुझे तो ये नहीं समझ, कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है क्या? पहला सवाल तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या हमारा संगठन बिहार में इतना सशक्त है क्या कि हम इतनी सारी सीटों पे दावा ठोक लें। दूसरा इंट्रोस्पेक्शन तेजस्वी यादव को करने की जरूरत है कि इतना घटिया प्रदर्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो उन्होंने किया कि 4 सीट मात्र जीते, तो उसके बाद में क्या उनको हक बनता है क्या कि वो इस तरीके से जो है वो बढ़ चढ़ के जो है नंबर ऑफ सीट्स की डिमांड करें? आप देखिए, सीपीआई 3 सीट पे लड़ी थी, माले, सीपीआई माले, 3 में से 2 निकाला सीपीआई माले ने। ठीक है, आपका कांग्रेस शायद 7 या 8 पे लड़ी थी, हाँ, और 8 में से 4 निकाला कांग्रेस ने बिहार में। बची हुई सारी सीट पे आरजेडी लड़ी। तो आरजेडी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। चुनाव आने का वक्त, मतलब 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 5 साल के लिए पैसा उगाही जो है वो अभी कर लिया जाए। ये टिकटों को बेच के पैसा कमाने का जो धंधा है, ये धंधे ने बहुत सारी पार्टीज का जो है ना, पार्टीज को निस्त नाबूद कर दिया। लेकिन अच्छा सर चलो, लालू प्रसाद यादव तो अभी बैठे हुए लालू प्रसाद यादव तो अभी बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी भी हैं, खड़गे जी की भी अपनी एक मतलब समझ है राजनीति को लेकर, लंबा उनका एक अनुभव है। ये क्यों साथ में बैठकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? ये सब क्यों एक दूसरे से खाली फोन पर बात, या फिर किसी नेता को भेज दो वो आवाज पर जाकर चाय पिया है और बस बात खत्म। यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब
एक 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 समझदारी भरी राजनीति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है विपक्ष की तरफ से खास तौर पर। अगर ये इतने समझदार रहते तो जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, नीतीश कुमार, उसको जाने देते क्या? आज पूरे भारत में है आपकी सरकार होती, कांग्रेस का हो सकता है प्रधानमंत्री होता। अगर इतने ही समझदार होते ये लोग, तो ये नीतीश कुमार एक संयोजक ही तो बनाना था, बना देते यार। क्या जा रहा था संयोजक बनाने में? आपने संयोजक बनाने में उस टाइम में डिले किया, तो क्या है, इन सबके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इतने बड़े हैं। देखिए, मुद्दे पे और विचारधारा के पर आधारित राजनीति एकदम समाप्त हो गई है हिमांशु। विचारधारा पे आधारित राजनीति कहां, और ये कौन सी विचारधारा, किसकी विचारधारा? आप सिर्फ चेहरों पे इलेक्शन लड़ रहे हो या पैसों के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हो। जितने जायसवाल कम्युनिटी के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया हुआ है। जितने यादव लोग हैं, उन्होंने आरजेडी पे कब्जा कर लिया हुआ है। जितने ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने भाजपा पे कब्जा कर लिया हुआ है। जितने मुसलमान हैं, कांग्रेस समझती है कि सबके सब हमारे वोट बैंक हैं। तो मतलब विचारधारा अब कुछ रह ही नहीं गई है। सबने अपना अपना तय कर लिया कि ये हमारी जाति है, ये वाले धर्म वाले लोग हमारे लोग हैं, बस हमको इनको जो है ये सेटिस्फाई करना है और इलेक्शन हम जीत जाएंगे। तो भाई राजनीति ऐसी नहीं होती ना, इनको अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में जिस तरीके से मागा की क्रांति हुई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और डोनाल्ड ट्रंप जो कहीं भी नहीं था व्यक्ति 2015 में, जिस तरीके से उसने पूरी रिपब्लिकन पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया, और जिस तरीके से वो राष्ट्रपति के रूप में उभर के आया, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के दम पे। विचारधारा थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, जिसने उसको बना दिया। अब वही सेम चीज आप देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी से हो रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में जो लड़का खड़ा हुआ है, हमारे मीरा नायर जो मूवी डायरेक्टर हैं, उनका बेटा है वो ममदानी, जिस तरीके से उसने डेमोक्रेटिक पार्टी की चूल्हे हिला दी हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का वो तिरंगा लेके बढ़ रहा है, और जितने भारी भारी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में, सबको उस लड़के ने साइडलाइन कर दिया। यंग लड़का 30-32 साल का। ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो रही? बिहार में विचारधारा को लेके बात करने वाले लोग बचे ही नहीं है। बुरा लगता है मेरे को बोलने के लिए, क्योंकि मेरा अपना खुद का स्टेट है, वो राज्य है, और वहां पे पॉलिटिकल बहुत ज्यादा जागृति है। परंतु उसके बाद भी मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि गर्त में गिर रहा विचारधारा, मतलब विचारधाराहीन राजनीति जो है, जिस तरीके से बिहार में हो रही है, जिस तरीके से पैसा और जाति और शारीरिक और आर्थिक धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में राजनीति को अधोगति में लेके जाने वाला। आप बोल रहे हो कि साथ में बैठ के बात क्यों नहीं करते? सच्चाई ये हिमांशु जी की ना सोनिया गांधी की कांग्रेस में चल रही है, ना लालू यादव की आरजेडी में चल रही है। कमान पूरी इनके बच्चों के हाथ में आ गई है। तो अल्लावरू को बना के राहुल गांधी ने भेजा वहां पे बिहार में, जिसको बिहार का बीनी समझता, और वहीं दूसरी तरफ जो है लालू यादव जी के जो सुपुत्र हैं, जिन्होंने ही घटिया प्रदर्शन किया 2024 के इलेक्शन में, वो अभी फिर जिद ठान के बैठे हैं कि जैसा मैं कहूं वैसा हो। इनको मैं बोलता हूं कि अमेरिका से नहीं, देश के अंदर सीख ले लेना चाहिए। भाई मोदी जो बोलता है सब चुपचाप फॉलो करते हैं। बीजेपी के अंदर में जो बोल दिया वो फॉलो करना है। तो यार यही चीज आप लोग कम से कम सीखो ना। अगर सोनिया गांधी कुछ बता रही है या लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, तो उनके लोगों ने वो चीज फॉलो करना चाहिए। सोनिया गांधी और लालू यादव अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग। अगर लालू यादव और सोनिया गांधी साथ साथ आधे घंटे बैठ जाए, सारे मसले खत्म हो जाए। परंतु समस्या है कि जिनके बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, उनके बीच में ना तो सामंजस्य स्थापित होने दे रहे बीच के लोग, ना उनके हाथ में अब ज्यादा कुछ रह गया। ये मान। अच्छा सर, 2 हफ्ते का लगभग समय बचा है। अब 2 हफ्ते में जो कुछ भी होना है वो होना है। चुनाव प्रचार भी होना है। अब राहुल गांधी भी आएंगे। इतने दिनों से पिक्चर में गायब थे, 16 दिनों की वो रैली वैली करके गए, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद गायब हो गए। राहुल गांधी दिखे नहीं। तमाम और राज्यों में जा रहे हैं, दलितों के बीच और तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जा रहे हैं। जाना भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का जो जहाज है वो बिहार लैंड नहीं हो पा रहा है।
तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी तरीके से कमान थी। अब कमान किस तरह से उन्होंने उसका सदुपयोग किया है, मतलब कथित सदुपयोग उनके लिए हो सकता है, वो किया है, वो हम सब देख ही रहे हैं। 2 हफ्ते में आपको कोई उम्मीद लग रही है, क्योंकि 6 तारीख को वोट पड़ जाएंगे। अब 6 तारीख से पहले जो खेल करना है, जो लोगों को समझाना है, जो बताना है किसका जंगल राज, कैसा जंगल राज, कितनी इकोनॉमी, किसकी इकोनॉमी, ये सब 2 हफ्तों में ही होना है। आपको लग रहा है ये पर्याप्त समय है इतना 2 हफ्ता, या फिर इन्होंने पिछले 2 हफ्ते जो है बर्बाद कर दिए? देखिए, इलेक्शन तो 2 रात पहले भी पलटते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु समझने वाली बात है कि क्या ये आपस में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से अलग हो गया है। हाँ, आप क्या 1 सीट 2 सीट दे नहीं सकते थे? जो गलती कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में अखिलेश यादव का तिरस्कार करके किया, जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना पड़ा, वही गलती तेजस्वी यादव बिहार में आपके मुंडा जी का तिरस्कार करके कर रहे। और यदि इस बार इलेक्शन हारती है इंडिया गठबंधन, तो इसका सबसे भारी नुकसान जो है वो तेजस्वी को ही उठाना पड़ेगा। पार्टी टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इसके बाद सीधा फिर 2029 आएगा। आप लगातार जो आदमी चोकर रहा है, लगातार जो आदमी विफल रहा है, आप देखो 2019 में इनके 0 या 1 सीट आई थी लोकसभा में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या शायद 0 ही थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट आई। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आप सरकार ठीक से 5 साल चला नहीं पाए, तो हैट्रिक बना लिया आपने चोकर होने की। बार बार आप चोक करोगे, बार बार आप विफल होगे, तो आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे। ये आखिरी और अंतिम पारी खेलने जा रहे हैं, ठीक है। और इस बार भी यदि तेजस्वी यादव चोक कर देंगे, यदि नहीं ठीक से खेल पाएंगे, तो आप समझिए कि आरजेडी का खेल समाप्त है, पार्टी समाप्त है। कांग्रेस को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस वैसे भी नहीं है, ठीक है। पर यह आरजेडी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। और जिस तरीके से आरजेडी में टिकट को लेके सर फुटबॉल चल रहा है, अब आप बताइए कौन है संजय यादव? नाम भी सुना आपने कभी संजय यादव का? मैंने 10-12 आरजेडी के लोगों से बात किया, बोलते आप तेजस्वी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक ये संजय यादव के थ्रू आप ना गुजरो। तो आप इस तरीके से लोगों को अपने बीच में खड़ा कर दोगे ऑब्स्टिकल के रूप में, हैं? तो कहां से जनता आपके साथ में जुड़ेगी भाई? कहां से कार्यकर्ता जुड़ेंगे? पैसे के लेन देन के लिए संजय यादव के ऊपर में अभी से इतनी ज्यादा जो है वहां पे लोग रसाकशी कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं, कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि आरजेडी इलेक्शन लड़ना चाह रही है कि क्या करना चाह रही है भाई। लेकिन सर एक नुकसान तो ये भी है ना कि एसआईआर को लेकर जितना जोर लगाया गया, वोट चोरी को लेकर जितना जोर लगाया गया, बिहार इलेक्शन में ही उसको खरा उतरना था। अगर बिहार का इलेक्शन हार गए तो फिर अन्य राज्यों में भी ये एसआईआर में कमियां, ये वोट चोरी कर रहे हैं, ये सब कुछ चलेगा नहीं। हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कब से फोड़ रहे हैं राहुल गांधी? हाइड्रोजन बम ही नहीं आ पा रहा है। वो क्या अगले साल जो है लोकसभा चुनाव जब 29 में होंगे तब आएगा क्या? मतलब माहौल बनाने वाली बात। कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा घटित हुआ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में, ठीक है। और वो ईगो क्लैश के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी तेजस्वी समझ नहीं रहे चीजों की सिवियरिटी को, कि अगर इस बार वो हारे तो आरजेडी खत्म है। प्रशांत किशोर वैसे आरजेडी के बहुत सारे जमीन लेवल के कार्यकर्ता लेके चले गए। प्रशांत किशोर का बहुत ही घटिया प्रदर्शन रहने वाला है इस इलेक्शन में, ये भी बता दूं मैं, ठीक है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं 35 सीटें इनको आएंगी आरजेडी को और 25 सीटें आएंगी जेडीयू को। हाँ, तो फिर चुनाव जाने किधर वाला? प्रशांत किशोर को बोलना चाहिए कि अपनी सीटों की भी आप गणना कर दीजिए कि आपको कितनी आएगी। तो सुनिए क्या है, प्रशांत किशोर मीडिया का क्रिएशन। प्रशांत किशोर जो है ना, वो मेन स्ट्रीम जो दिल्ली में बैठी मीडिया उनका क्रिएशन। उनको कोई प्रशांत किशोर जैसा कैरेक्टर चाहिए, जो मतलब जिसका तड़का लगा के जो है वो अपने प्रोग्राम्स को सेल कर सके और टीआरपी बेच सके, ठीक है, टीआरपी के थ्रू प्रोग्राम की सेलिंग हो सके। प्रशांत किशोर का सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूसेंस वैल्यू है कि कहां पे 2000 वोट काटेंगे, कहां 5000 वोट काटेंगे। आप देखिए ये टिकट बेचना जो है इलेक्शन के टाइम में, ये इतना बड़ा आप समझ लीजिए कि
बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है हर पार्टी को। आम आदमी पार्टी जो आंदोलन और ईमानदारी के दम पे आई थी, उसका स्टेट स्पोक पर्सन मनोज यादव, उस पर दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया कि भैया 25-25 लाख में आप पार्टी की टिकट बांटने के लिए तैयार हैं। अरे तुम्हारे जिला में 5,000 तो कार्यकर्ता नहीं है कोई जिले में यार, कौन दूंगा 25 लाख रुपए देगा टिकट के लिए? यही हाल हो रखा है प्रशांत किशोर को। पैसे ले रहे नहीं मालूम मुझे, परंतु जो ऑरा उन्होंने खड़ा किया, क्रिएट किया है। अरे उनकी कोई भी रैली में आपने देखा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि 25-50 हजार लोग आ जाएं? 50 हजार लोग लाना कोई बड़ी बात नहीं। इतना जैसे नेशनल मीडिया उनको स्पेस दे रहा है, जो हवा क्रिएट किया जा रहा है उनका, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 50 हजार की उन्होंने कितनी रैलियां की है, आप मुझे देख के बताइए। तो ये सब जो है ना, क्या हो गया, राजनीति हो गई है हिमांशु जी, बहुत गंदी विचारधारा विहीन राजनीति हो गई है, चेहरे पे आधारित राजनीति हो गई है। इलेक्शन का टाइम जो है टिकट बेच के पार्टी फंड खड़ा करने का समय आ गया है। यही पार्टी फंड के द्वारा जो है इसके बड़े बड़े लीडर अपने 5 साल तक जो है अपने गाड़ी घोड़े बंगले कार नौकर चाकर बॉडीगार्ड इसका इंतजाम करते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो कोई जनसेवा के लिए रह नहीं गई है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लोग टिकटें बेच रहे हैं और टिकटों बेच के जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक ही पार्टी है जो टिकट भी बेच रही है तो बड़े सिस्टमैटिक वे से काम कर रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो पैसे से लबालब है, पैसे से लबालब है। तो भी वहां पैसा चल रहा है, बाकी जगह तो पैसे भी नहीं है और पैसों की टिकटों के लिए सर फुटबॉल है और कार्यकर्ता भी नहीं है। तो इलेक्शन जो है ये बड़ा विकट हो गया है हिमांशु जी। ये बैठ के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीपीआई के जो भी लीडर हैं, इन लोग को बैठ के सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा कि बिना संगठन बिना मुद्दों के इलेक्शन होता नहीं है, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखी तो ठन गोपाल हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। महाराष्ट्र एग्जाम्पल है उसका। जी माची, बिल्कुल। अब देखिए, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने तमाम योजनाओं का जिक्र भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 हम सैलरी कर देंगे, स्थायी नौकरी देंगे, और कह रहे हैं कि हर परिवार में एक हम सरकारी नौकरी भी देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये सर फुटबॉल होगा ऐसा, या शायद मैंने बोला भी है या नहीं बोला मालूम नहीं, पर मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि महागठबंधन में सर फुटबॉल होगा। जिस दिन अजय माकन का नाम अनाउंस हुआ उसी दिन मेरे को लगा कि भाई अब सब गड़बड़ शुरू होने वाली है बिहार में। एक भी अजय माकन ने आज तक ढंग का काम किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। उनके ट्रेजरी रहते हुए कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हुए। उन्होंने जो 2013 में किया, आज तक कांग्रेस 0 से आगे बढ़ नहीं पाई है इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में। अजय माकन को ये बार बार क्यों बना के भेजते हैं भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अजय माकन का क्लेम टू फेम क्या है? जो भी कांग्रेस के लीडर सुन रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को फोन करके बता दे कि ये अजय माकन जी को बार बार जो आदमी चोकर साबित हो रहा है, उस आदमी को आपने स्टेट में टिकट प्रबंधन के काम से क्यों लगा के भेजा है? ये मुझे कोई बताए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस भी जो है वो थोड़ा सेन माइंड से, दिमाग से काम कर रही है। अजय माकन जैसा व्यक्ति जिसने अपने स्टेट दिल्ली में 0 से आगे अपनी पार्टी को बढ़ा नहीं पाया, वो क्या जाके बिहार में काम करेगा यार? ये मुझे समझाओ। एनीवे, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब बिहार में जो भी परिस्थितियां होंगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इधर खेल शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लगी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप में वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब लगे हुए हैं। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2 हफ्ते ही बचे हैं। इन 2 हफ्तों में क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।